फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो है 20 फैक्ट्स यू डिडंट नो अबाउट पार्टीशन ऑफ इंडिया। चलो पता करते हैं। तो वीडियो शुरू करते हो। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो और आपने नीचे जो सब्सक्राइब का बटन उसे अभी तक क्लिक नहीं किया है तो पहले जल्दी से उसको क्लिक कर लो, साथ में बेल आइकन को, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। एंड यस फ्रेंड्स, हमारा दूसरा चैनल, ट्विटर, इंस्टाग्राम अकाउंट, सबके डिटेल्स है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उनको भी आप सब्सक्राइब और फॉलो कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। कहते हैं कि बंटवारा किसी मुल्क की सिर्फ जमीन का ही नहीं होता, बंटवारा लोगों की भावनाओं का भी होता है। लकीरें जो सरहदों पर खींची जाती हैं वो लोगों के दिलों पर भी गहरे निशान छोड़ जाती हैं। इस वीडियो में आप भारत के बंटवारे से जुड़ी 20 ऐसी बातें जानोगे जो शायद ही आपको पता हो। नंबर 20, भारत के विभाजन की तारीख घोषित हो जाने के बाद बहुत से मुसलमानों ने ये मांग की कि ताजमहल को तोड़कर पाकिस्तान ले जाया जाना चाहिए और वहां फिर से इसे बनाया जाना चाहिए, क्योंकि ताजमहल आखिरकार एक मुसलमान बादशाह ने बनवाया था। ये मांग कोई जोर नहीं पकड़ सकी। नंबर 19, कुछ हिंदू साधु कह रहे थे कि चाहे जो भी हो जाए सिंधु नदी पाकिस्तान के पास नहीं जानी चाहिए, क्योंकि सिंध के बिना हिंद भला कैसे हो सकता है। भारत की संस्कृति सिंधु, गंगा और सरस्वती नदी के किनारे फली फूली है। नंबर 18, माउंटबेटन दोनों देशों की इंडिपेंडेंस सेरेमनी में शामिल होना चाहते थे, इसीलिए भारत को आजादी मिली 15 अगस्त को और पाकिस्तान को आजादी मिली 14 अगस्त को। अगर दोनों देश एक ही दिन आजाद होते तो माउंटबेटन के लिए दोनों देशों के समारोह में पहुंच पाना मुमकिन नहीं होता, इसीलिए दोनों देश अलग अलग दिन आजाद हुए। नंबर 17, पाकिस्तान एक अलग देश बना था। उस वक्त उसके पास अपनी करेंसी नहीं थी। 1948 तक पाकिस्तान ने भारतीय नोटों पर पाकिस्तानी मोहरें लगाकर भारतीय करेंसी का इस्तेमाल किया था। 1948 के बाद पाकिस्तान में पाकिस्तानी रुपीस का इस्तेमाल होना शुरू हो गया था। तो उन्हें नाम क्यों नहीं बदला, रुपीस ही क्यों रखा? जैसे एक परिवार में 2 भाइयों का बंटवारा होता है और घर में मौजूद एक एक चीज को बांटा जाता है, भारत पाक बंटवारे के दौरान भी जमीन के साथ साथ बहुत कुछ बांटा गया था। हमने देखा था ना, सिक्के, नोट, साइकिल, टेबल, कुर्सियां, टाइपराइटर, लाइब्रेरी में मौजूद किताबें और इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका को भी बांटा गया था। कुछ भारत के हिस्से में आया तो कुछ पाकिस्तान के। इन सब चीजों के बंटवारे को लेकर काफी बहस और झगड़े हुए, क्योंकि इस्लाम में शराब हराम मानी जाती है, इसीलिए शराब को लेकर बिल्कुल भी बहस नहीं हुई और शराब भारत के हिस्से में आई। नंबर 15, भारत के वाइसरॉय के पास 12 शाही घोड़ा गाड़ियां थी। 6 गाड़ियां सोने से जड़ी थी तो 6 चांदी से। कार भी तो बोली थी। दोनों देश सोने की गाड़ियां चाहते थे। इसको लेकर काफी बहस हुई कि किस देश के पास सोने की गाड़ियां जाएंगी और किसके पास चांदी की। ये इसी की बात कर रहे हैं। तय हुआ कि टॉस करके इस बात का फैसला किया जाए कि सोने की गाड़ियां किसके पास रहेंगी, और नतीजा भारत के पक्ष में गया। नंबर 14, पाकिस्तान की पहली राजधानी कराची थी। बंटवारे के 20 साल बाद 14 अगस्त 1967 को इस्लामाबाद को पाकिस्तान की राजधानी बनाया गया। नंबर 13, अप्रैल 1948 को प्राइम मिनिस्टर नेहरू ने कुरुक्षेत्र रेफ्यूजी कैंप का दौरा किया था। ये कैंप 1 लाख लोगों के लिए बनाया गया था, लेकिन इसमें 3 गुना लोग रह रहे थे। शाम को सरकार की तरफ से यहाँ डिज्नी फिल्म्स दिखाई जाती थी, जिन्हें एक बार में 15,000 लोग देखते थे। नंबर 12, 14 अगस्त 1947 को जब भारत को आजादी मिलने में कुछ ही घंटे शेष बचे थे और देश में हजारों हिंदू सिख मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा था, माउंटबेटन के बारे में ये कहा जाता है कि उस वक्त वो अपनी पत्नी एडवीना के साथ अमेरिकन एक्टर बॉब होप की मूवी माई फेवरेट ब्रूनेट देख रहा था। नंबर 11,
20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली ने यह घोषणा की कि 3 जून 1948 को भारत से ब्रिटिश रूल खत्म हो जाएगा। 1947 की शुरुआत में देश में हिंदू मुस्लिम दंगे शिखर पर थे। 3 मार्च 1947 को गांधी जी ने कहा कि देश का बंटवारा उनकी लाश पर से होगा। एक तरफ गांधी जी अपनी जिद पर अड़े थे और दूसरी तरफ देश में हो रहे भयानक रक्तपात को देखते हुए सरदार पटेल और पंडित नेहरू ने यह मान लिया था कि अब देश का बंटवारा करना ही पड़ेगा। उधर माउंटबेटन को ये बात अनुभव हो रही थी कि अगर ब्रिटेन को भारत में हो रही हिंसा के कलंक से बचना है तो जल्द से जल्द देश को आजाद कर देना चाहिए। यही वजह है कि माउंटबेटन ने आजादी की तारीख जून 1948 से खिसकाकर 10 महीने पहले 15 अगस्त 1947 तय कर दी। आखिरकार देश को आजादी मिली, लेकिन देश के विभाजन की कीमत पर। नंबर 10, बंबई के गवर्नर जॉन कोलविल ने माउंटबेटन को लिखा कि भारत की आजादी के बाद अगर उसे ब्रिटिश फ्लैग फहराने नहीं दिया गया या ऐसा झंडा फहराने नहीं दिया गया जिसमें यूनियन जैक लगा हो तो वो भारत में नहीं रुकेगा। माउंटबेटन खुद इस बारे में सोच रहा था। उसने अपने आप दोनों देशों का झंडा तैयार किया। उसने भारत के लिए स्वराज फ्लैग को लिया और उसके ऊपरी तरफ छोटा सा यूनियन जैक बना दिया और पाकिस्तान के लिए उसने मुस्लिम लीग का झंडा लिया और उस पर भी यूनियन जैक बना दिया। दोनों झंडे जिन्ना और नेहरू के पास भेजे गए। उन्होंने रिजेक्ट कर देना चाहिए। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा, पाकिस्तान के लिए हम इस झंडे को नहीं अपना सकते क्योंकि चांद के साथ क्रिश्चियन क्रॉस मुसलमानों की भावनाओं के लिए ठीक नहीं है। पंडित नेहरू ने भी उसे अस्वीकार कर दिया और माउंटबेटन को एक नया डिजाइन भिजवाया जिसमें बाकी हिस्सा तो स्वराज फ्लैग जैसा ही था, लेकिन चरखे के स्थान पर अशोक चक्र बनाया गया था और उस पर यूनियन जैक नहीं था। बिल्कुल। माउंटबेटन के पास दोनों देशों के झंडे अपनाने के सिवा और कोई ऑप्शन नहीं था। गुड। इस तरह ब्रिटिश फ्लैग को पूरी तरह से विदा कर दिया गया। नंबर 9, देश भर में ब्रिटिश फ्लैग को उतार लिया गया था और तिरंगा लहराया जा रहा था। पंडित नेहरू ने माउंटबेटन की इस गुजारिश को मान लिया था कि ब्रिटिश फ्लैग को उतारते वक्त किसी तरह का जश्न नहीं होगा ताकि अंग्रेजों की भावनाओं को ठेस ना लगे। अच्छा, तिरंगा लहराए जाने पर ही समारोह किए गए। नंबर 8, 15 अगस्त 1947 के दिन जब देश आजादी का जश्न मना रहा था तब गांधी जी आजादी की रस्म के दौरान हुए किसी भी कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए थे। उस दौरान वो कलकत्ता में थे और हिंदू मुस्लिम दंगों को रोकने का प्रयास कर रहे थे। नंबर 7, सिरिल रेडक्लिफ जाने माने ब्रिटिश लॉयर थे। इन्होंने ही भारत पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा खींची थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि रेडक्लिफ को भारत और पाकिस्तान की बाउंड्री लाइंस सेट करने के लिए बंटवारे से महज कुछ ही हफ्ते पहले भारत बुलाया गया था। इससे पहले ये कभी भारत नहीं आए और ना ही इसके बाद वे कभी भारत लौटे। जब रेडक्लिफ भारत आए उस वक्त उन्हें भारत की संस्कृति, व्यापार, राजनीतिक स्थिति, लोगों के आपसी रिलेशन, नदियों के बारे में और भारत के गांव की स्थिति वगैरह के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो पार्टीशन यहाँ तक कि उन्हें भारत की जियोग्राफी की भी कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं थी। पार्टीशन वो करेंगे। नंबर 6, रेडक्लिफ को इस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा तय करनी थी जिससे कि ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम पाकिस्तान में रह जाएं और ज्यादा से ज्यादा हिंदू सिख भारत में रह जाएं। रेडक्लिफ द्वारा खींची गई लकीर ने 50 लाख हिंदू और सिखों को पाकिस्तानी पंजाब में छोड़ दिया और 50 लाख मुसलमानों को भारतीय पंजाब में छोड़ दिया। नंबर 5, रेडक्लिफ के काम से ना तो इंडियन लीडर खुश थे और ना ही पाकिस्तानी लीडर। दोनों ने ही जमकर रेडक्लिफ की आलोचना की। इससे रेडक्लिफ नाराज हो गए। रेडक्लिफ को उसके काम के लिए 2000 पाउंड मिलने थे। उसने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए उन पैसों को लेने से इनकार कर दिया। नंबर 4, 15 अगस्त 1947 को दोनों देश आजाद हो गए और देश का बंटवारा हो चुका था, लेकिन माउंटबेटन ने रेडक्लिफ की सीमा रेखा निर्धारित करने वाली रिपोर्ट
आजादी के 2 दिन बाद 17 अगस्त को पब्लिश की। क्यों? ये एक बड़ा कारण था क्या? कि देश की इतनी बुरी हालत हुई और इतने लोग मारे गए, क्योंकि आखिरी समय तक लोगों को पता ही नहीं था कि पंजाब का कौन सा हिस्सा पाकिस्तान के पास रहेगा और कितना हिंदुस्तान के पास। लोग बेहाल होकर सिर्फ अपनी मंजिल को तलाश रहे थे। नंबर 3, हिस्टोरियन लियोनार्ड मोज़ली लिखते हैं, अगर रेडक्लिफ रिपोर्ट आजादी से पहले पब्लिश हो जाती तो लोग और अपनी इसकी मुंह कर जानकारी पहले ही पता होती कि कौन सा हिस्सा किस देश में जा रहा है, तो फौज को अच्छे से तैनात किया जा सकता था। बिल्कुल। लेकिन माउंटबेटन ने रेडक्लिफ रिपोर्ट के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। देश की आजादी का दिन तो खुशी खुशी बीत गया, लेकिन लाखों लोगों का सब कुछ तबाह हो गया। नंबर 2, हम भी तो नहीं में से हैं। हिस्टोरियन माइकल एडवर्ड्स ने लिखा है कि माउंटबेटन भारत की स्थिति को संभालने में बिल्कुल नाकाम रहा। ओ यार, जितना टाइम उसने दोनों देशों के झंडे तैयार करने जैसे मसलों पर बर्बाद किया, उतना टाइम देश की असली समस्याओं पर नहीं लगाया। बंटवारे में कितने लोग मारे गए और कितने लोगों ने अपना घर छोड़ा, इस बारे में कुछ भी प्रमाणिक रूप से नहीं कहा जा सकता, लेकिन यह अंदाजा लगाया जाता है कि 2 लाख से लेकर 20 लाख लोग मारे गए थे और करीब 1 करोड़ 40 लाख लोगों ने अपना घर छोड़ा। इतना भयानक मास माइग्रेशन दुनिया में पहले कभी नहीं हुआ। बंटवारे के दौरान अगर किसी की सबसे बुरी दुर्दशा हुई थी तो वो बच्चे और महिलाएं थी। तो फ्रेंड्स, बहुत अच्छा वीडियो है सबको बताने के लिए कि एग्जैक्टली क्या क्या चीजें हुई। कुछ पता थी, कुछ नहीं पता थी, और डेफिनेटली हम भी उन्हीं में से हैं जिनको पार्टीशन की वजह से दूसरे पंजाब जो था, जो पाकिस्तान साइड में था, उससे वहां आना था। तो थोड़ी बहुत तो स्टोरीज हमने भी अपनी नानी और दादी दोनों से सुनी कि उन दोनों को ही जो है वहां सब कुछ छोड़ छाड़ के आना पड़ा। तो और दोनों ये बताते थे, खासकर दादी की साइड का तो मुझे पता है कि वो तो बताते थे कि बहुत जमीन थी, बहुत उस टाइप से थे अमीर, और जब आए हैं तो कुछ भी नहीं था, और वापस जब यहाँ मूव किए तो जो मिला वो एक छोटा सा एक कमरा मिला उसकी जगह, क्योंकि मेरे ख्याल से उनके पास कुछ प्रूफ ही नहीं था। आई थिंक कुछ प्रूफ देना पड़ता था, या कुछ था, या कुछ था ही नहीं बचा हुआ तब तक, और थोड़े सिंपल थे तो उनको पता भी नहीं था कि क्या स्टेप्स है। तो जब तक मेरे ख्याल से अप्लाई किया तो उसके बाद जो अवेलेबल था उस टाइम तक वही उन्होंने दिया था। तो वही बात सुन के जब ये सब देख रही थी तो वो बातें याद आ रही थी, और यही बता रहे हैं कि इतना मिसऑर्गेनाइजेशन, इतना गलत वे से किया था, उसी वजह से इतना जो है कंट्री में इतनी मार काट, डेथ्स और वायलेंस इतना जो हुआ, वो इन्हीं के अनऑर्गेनाइज्ड वे से। उनको फ्लैगों की ज्यादा पड़ी थी रादर देन कि आप मेक श्योर करो कि जो पार्टीशन है वो पीसफुल वे से होए। सैड है, राइट। तो काफी ये सैड इवेंट था, और हम लोगों की भी फैमिली वहां से वेस्ट पंजाब से जो है ईस्ट पंजाब होते हुए दिल्ली आई थी। दोनों साइड? मतलब हम लोग, मतलब फादर और मदर दोनों की साइड से? फादर की साइड से। तो मदर की साइड? मदर की साइड मेरे ख्याल से यहीं पर ही थी। तो फादर की साइड जो है वो वहां से जो है वेस्ट, आप कह सकते हैं फैसलाबाद, उसका नाम पहले लयालपुर था, तो वहां से आए थे इस तरफ, और काफ़ी डिफ़िकल्टीज हुई थी। थैंकफुली उनको पहले पता चल गया था, उन्होंने प्लान अच्छा किया था, हमारे केस में तो नहीं। उनके पास कागजात थे, तो उनका जो घर वहां गया था उसके बदले यहाँ पे पुराने घर जो वकेट कर गए थे मुस्लिम्स, वो दिए गए थे। तो और उसके बाद जो है जो भी कागजात थे उसके अकॉर्डिंगली बिजनेसेस दिए गए थे, मगर वो कंपैरिजन नहीं था कि वहाँ पे सब छोड़ के जब आते हैं तो गवर्नमेंट उतना ही कर सकती थी, इतना नहीं कर सकती थी कि आपको सब कुछ रिटर्न करे। तो मतलब मोस्टली ये था कि अगर आपके वहाँ पे 100% के बदले आपको 10-15% यहाँ पे मिला था, तो मतलब काफ़ी सभी लोगों की लाइफ चेंज हो गई थी। आप वहाँ पे जो
खुशहाली थी उसके बदले आपको सिर्फ 15% के करीब मिल रहा है, तो काफ़ी मतलब बुरा हुआ था। और काफ़ी मतलब हमारे जो ग्रैंडफादर वगैरह थे ज़्यादा बात नहीं करते थे क्योंकि उनके लिए बहुत वो पेनफुल था, तो ज़्यादा बात नहीं करते थे। मगर कुछ बताया जाता था कि बहुत सारा जो पैसा था वहीं पर ही ज़मीनों पे गाड़ दिया था कि वापस आएंगे लेने, मगर वो कभी दिन आया नहीं। क्योंकि आप अपने साथ जो है अगर पैसा उठा के जाएंगे तो सबसे पहले तो आपको मारेंगे, राइट। तो आपको एक तरीका था कैसे भागना था बिना कुछ लेके जाना, क्योंकि अगर आप खाली हैं तो फटाफट भाग सकते हैं, सामान लेके आप कहाँ जाएंगे। तो काफ़ी कुछ चीज़ें वहीं मतलब छुपा दी थी जो कभी वापस नहीं मिली, तो काफ़ी मतलब लॉस हुआ था। बट ये बहुत ही हॉरिफिक एक्सपीरियंस है कि वहाँ पे आप एक दिन काफ़ी खुशहाल हैं, अमीर हैं, अगले दिन आप सबसे गरीब हैं दूसरी कंट्री में। तो काफ़ी बहुत बड़ा शॉक था पूरी फैमिली के लिए। तो और मतलब ये आप कह सकते हैं कि लकी होने वाली बात है कि बच गए। जिस हिसाब से थोड़े दिन पहले आ गए, अगर आखिरी मोमेंट पे आ रहे होते तो बचते नहीं। तो काफ़ी मतलब आप सोच सकते हैं कितनी टेंशन हुई होगी आपको। आप सोचिए आपको कोई कहे कि आप अपने पूरे घर को छोड़ के इमीडिएटली 2 दिन में निकलिए, आपको सामान लेके नहीं जा सकते, आप तो ऐसे ही जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि पैदल चल पड़े लोग या अपनी बुलेट कार्ट्स में लेकर जो छोटा मोटा उससे सामान लेके चल पड़े, और आपको दंगे फसाद में से निकलना पड़ रहा था। तो मतलब काफ़ी डिफ़िकल्टी आई थी। बहुत डिफ़िकल्ट होता है ये सब करना, और ये सब देख के काफ़ी दुख होता है। और दुख इस बात पे है कि जिस भाई साहब ने लकीरें करी थी उन्होंने को अच्छा काम नहीं किया था। जैसे हम लोग जो थे हिंदू वहाँ रह गए थे, हमें इधर आना पड़ा, उसी तरीके से यहाँ पे काफ़ी लोग, हम पार्टीशन की बात ही कर रहे हैं क्योंकि हम वेस्ट पंजाब की बात कर रहे हैं। तो वेस्ट पंजाब में जहाँ हिंदू थे आपने ठीक तरह से बाइफरकेट नहीं किया, उनको उधर ही कर दिया। तो काफ़ी मतलब गड़बड़े हुई थी क्योंकि उनका फ़र्क नहीं पड़ता, तो वही हुआ है। और अच्छी बात है कि इंडिया जो है ने फ्लैग को एग्री नहीं किया। और अब जो है खुशी हमें ये होती है जब देखते हैं कि इंडियन इकोनॉमी यूके से आगे जा चुकी है। बिल्कुल। तो चलो फ्रेंड्स, चलते मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।